अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। देखिए जनाब, हम मिड वीक तक पहुंच ही गए। कई लोगों को जब हफ्ता शुरू होता है ना तो बड़ा मुश्किल लगता है। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और यकीनन जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेइंग्स की तो आपने ज़रूर ये कहावत या मुहावरा सुना होगा कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इसकी एक नई मिसाल मिली है हमें, जिस तरह के हमने देखा कि 14 अप्रैल अनाउंस की गई एक डेट कि जनाब टाइगर राजा सिंह साहब, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है इंडिया में, वो अपनी भारतीय सेना को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उसके लिए उन्होंने एक नगमा गाया और इस नगमे की रिकॉर्डिंग चलाई। लेकिन इसके जवाब में हमें ये कहना ही पड़ा कि गाना तो आपने इस्तेमाल कर लिया है, अब पाकिस्तानी आदत यानी सच बोलने की आदत भी डाल लीजिए, क्योंकि ये गाना था कॉपी ISPR के एक मिली नगमे की, जिसको कंपोज किया साहिर अली बग्गा ने और जिसके जो लिरिक्स थे वो लिखे हैं इमरान रजा ने। दोनों से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरा टाइगर राजा बाबू का जिक्र कर लें। इनके बारे में आपको बताते चले, इनका ताल्लुक बीजेपी से है और तेलंगाना के प्रोविंस में ये पार्टी विप की भी हैसियत इस्तेमाल करते हैं। वजह शोहरत इस दफा तो काफ़ी इनकी बदनामी इस बात पे हुई कि एक तो चोरी की, फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तानी मीडिया भी मेरा गाना कवर कर रहा है। कवर नहीं कर रहा भाईजान, आपको बता रहा है आपने हमारा गाना कॉपी कर लिया। यानी ऐसा वैसा गाना भी नहीं, वैसे तो आप लोग चोरी करना आपकी आदत ही बन चुका है। पूरे खित्ते में से भी कोई भी अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उसको उठा लेते हैं और कहते हैं ये हमारी है। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि ये गाना ख़ास तौर पे पाक अफवाज के लिए था, पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से था, और उसको ले लेना और कहना कि जी ये मेरा है, ये तो बड़ी वैसे बहादुरी की बात आपने की है। लेकिन दूसरी तरफ बताते चलें कि ये टाइगर साहब की जो थ्रू आउट हिस्ट्री रही है वो इतनी अच्छी नहीं रही। इनको पहले भी कई दफ़ा चार्ज किया जा चुका है। अजीब बात यह कि लॉ मेकर हैं, लेकिन इनको पुलिस पे हमले के हवाले से भी चार्ज किया गया है, हेट स्पीच के हवाले से भी चार्ज किया गया है। दलित्स के ऊपर जब हमला हुआ तो उसको भी इन्होंने बड़ा सराहा और उसके ऊपर भी इनको चार्ज किया गया। तो हिस्ट्री तो जाहिर अच्छी नहीं है, लेकिन इसका जो इन्होंने किया उसके बाद पाकिस्तानियों का भी एक शदीद रद्द अमल आया। पहले तो ये जंग चली जी सोशल मीडिया पे, लोग बड़े हैरान हुए इनकी दीदा दिलेरी पे, और लोगों ने कहा कि जी ये खाना हमारा था, आपने लिया। और उसके बाद उसको इतने कहना चाहिए बुलंद और बांग दावे करते हुए कहा कि ये मेरा गाना है और देखिए ये मेरा खिराज अकीदत है अपनी अफवाज के लिए। तो आपको ये बताते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साहिर अली बग्गा, कंपोज़र हैं, पाकिस्तान की शान है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने नगमे तरतीब दिए हैं अभी तक। और सबसे पहले साहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होने का। जब आपकी नॉलेज में आया कि इन्होंने ये दावा भी कर दिया है और कहा है कि जी ये मैं करने जा रहा हूँ और 14 अप्रैल को ये गाना रिलीज़ होगा, और जब आपने सुना तो आपके क्या तासुरात थे, ये हम जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अभी देखी है एक वीडियो वायरल हुई है इंडिया से, उन्होंने हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद नेशनल एंथम जो हमने किया अभी 23 मार्च पे, उसको उन्होंने कॉपी करके उसके ऊपर अपने वर्ड लिख लिए। एक फजूल सी बात है ये, मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने किया है ये एक हमारे दिल की आवाज़ है। ये अंदर जो हमारे दिल के अंदर जो हमारा अपना जज्बा है, हमारे अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, हमारी अपनी पाक फौज से जो मोहब्बत है, ये उसकी आवाज़ है। ये वो दिल से निकली हुई चीज़ है, इसलिए दिलों में उसने असर भी किया उसने। तो ये कोई बनी हुई चीज़ नहीं है। इंडिया ने हमेशा एक नौटंकी किस्म का काम किया ज़िंदगी में, और वो हमेशा इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। उन्होंने हमेशा जो उनका अपना म्यूज़िक जो है, इतना सा म्यूज़िक है, वो सारी ज़िंदगी अभी भी वो बाहर से टर्किश गाने उठाते हैं, वो दूसरे लोगों के गाने उठाते हैं। हमारे बहुत सारे कॉपी किए उन्होंने, तो उनको ये वहम है कि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, उनको भी वहम है कि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखे, मैंने अपने पाकिस्तान में बहुत कुछ किया, मैंने अपने पाकिस्तान के लिए किया। अगर वो मुझे देख के उनको अगर थोड़ी मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, वो समझ गए होंगे कि उनको मुझे देख के भी करें तो अपने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ वो कर सकते हैं। तो ये वहम जो उनका भी है और इनका भी है, ये दोनों दूर होने चाहिए। और रही बात हमारी जज्बे की, हमारी मोहब्बत की, जो हमारी पाकिस्तान से, हमारी आर्मी से है, वो हमारे जो दिलों में है, वो हमारे दिलों में है और हमेशा रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इस मोहब्बत और जज्बे के साथ हम हमेशा जीतते रहेंगे। बिल्कुल। साहिर भाई, यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि ये आपकी ही नहीं तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ है, और मुझे लगता है राजा साहब ने अपनी फ़ौज को नहीं हमें खिराज अकीदत पेश किया है। तो ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी ही आवाज़ में ये गाना गुनगुनाया गया, तो आपसे थोड़ी सी ये गुजारिश है कि हमारे व्यूअर्स के लिए अभी भी ये गुनगुना के सुना दें ताकि ये जज्बा तरोताज़ा हो जाए। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन बहुत सारी डेवलपमेंट्स रही हैं ऑन द न्यूज़ फ्रंट। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने विज़िट किया बलूचिस्तान का। वहाँ हज़ारा कम्यूनिटी से उनकी मुलाकातें हुई और यकीनन उनको वेलकम किया पहले वहाँ पे गवर्नर बलूचिस्तान ने, जो उनके हमरा रहे इस तमाम मुलाकातों के लिए। अहम बात यह भी थी कि कॉम्पनसेशन पैकेजेस अनाउंस किए गए और खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई हज़ारा कम्यूनिटी की सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पे पहुँचे और उनका नैरेटिव ये है कि हुकूमत थोड़ी सी कंफ्यूज नज़र आती है कि वो किसके साथ साइड कर रही है। यानी वो ज़्यादा मेरे ख्याल में मजबूत और अहम स्टेप्स चाहते थे हज़ारा कम्यूनिटी के हवाले से, जिसके लिए वो अभी भी मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नैब से इख्तलाफात है। कहा जा रहा है कि नैब की जो कार्रवाई है उसमें फेवरेटिज्म है, इंतकाम की बू आ रही है। लेकिन इसी तमाम सिनारियों से निकल कर आगे हम देखते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट आज इन फोकस। हुसैन को भी वापस लाना जरूरी है। इसके अलावा इसाक डार हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं। ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को, जो हम उनसे वापस चाहते हैं। हुकूमत तब्दील की है हमने। निज़ाम की तब्दीली का जो एक अमल है, जो एक जंग है, वो जारी है। हुकूमत का इंदिया, बानी MQM इसाक डार, हसन और हुसैन नवाज को बरतानिया से वापस पाकिस्तान लाने की तैयारी। बरतानिया से तहवील मुल्जिमान का मुआहदा कर रहे हैं, वजीर इत्तलात ने इत्तला दे दी। नैब रावलपिंडी ने फरियाल तारपुर को आज तलब कर लिया। आसिफ जरदारी की हमशीरा को जॉइंट वेंचर केस में पेश होने की हिदायत। हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत कबलस वक्त गिरफ्तारी पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्की मईशत को नुकसान हो, चेयरमैन नैब का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में खिताब। कहा हुकूमती मामलात चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का अहम किरदार है। नैब ने जिन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। महंगाई में जकड़े अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का इशारा कर दिया। 1 जुलाई से गैस की कीमत में 75 से 80% इजाफे का इम्कान। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला 1 जुलाई को होगा। जनाब, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब मोजार्ट का जिक्र किया जाता है, बेथोवन का जिक्र किया जाता है, तो इनका इंतकाल नहीं होता बल्कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू देयर म्यूज़िक। अजीज़ मियां कव्वाल के बारे में भी यही कहा जा सकता है। जो लोग फ़न की खिदमत करते हैं यकीनन वो अमर होते हैं और इनका फ़न इनके गुजर जाने के बाद भी इनकी नुमाइंदगी करता है और हमारे दिलों में हमेशा इनके मकाम को जिंदा रखता है। आगे बढ़ते हैं जी। प्रोग्राम में जिस तरह हम बात कर रहे थे सियासी मंजरनामे की, कीमतें यकीनन बढ़ रही हैं चीज़ों की। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी में आम मार्केट्स में जिस तरह ख़ास तौर पर चिकन की कीमत बढ़ रही है उसके बारे में कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 210 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आपको चिकन मिलती है और अगर गोश्त की सिर्फ बात की जाए तो वो तकरीबन 300 रुपये किलो हो रहा है। अब जी ज़रा आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं सिंध की तरफ। जिस तरह कि हमने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि घेरा तंग हो रहा है, एहतसाब के जो केसेस हैं उनको फेस करना पड़ेगी। लेकिन क्या यही वजह है कि मुराद शाह साहब इस बुरी तरह बरस पड़े सिंध काबीना में और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर सिंध की तकसीम का इंदिया दिया जा रहा है, 18वीं तरमीम को किसी तौर पर भी रिवर्स नहीं होने देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मज़हर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि मुराद शाह साहब इतने नाराज़ क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि जी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं वो पार्टीज जो कहती थी कि सिंध की तकसीम की जाएगी। आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जी मेरा ख्याल है वो जाहिर है वो सिंध में एक खास सियासी माहौल रहा है हमेशा से और एथनिक प्रॉब्लम रही है सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा, आज भी मौजूद है। और ये वक्तन फवक्तन दोनों जमातें अपने तौर पे इसको इस्तेमाल करती हैं और ये उनका रद्द-ए-अमल एक तो 18वीं तरमीम के हवाले से जो मुसलसल पीपल्स पार्टी कह रही है, हालांकि इस वक्त मुमकिन नहीं नजर आता 18वीं तरमीम का ख़त्म होना या उसमें कोई तरमीम करना, क्योंकि मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत जो है उसके पास वो अक्सरियत ही नहीं है।
लेकिन मज़ा साहब एक सवाल आपसे 18वीं तरमीम के भी हवाले से करना चाहूँगी। अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं, अब तो जी ब्रिटिशर जहाँ से रेफरेंडम आया था उन्होंने खुद कहा कि जी इट्स अ स्नैपशॉट इन अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री। हमारे सामने है कि ब्रेग्जिट में इतनी मुश्किलात आ रही हैं। 18वीं तरमीम यकीनन एक अच्छे विजन के साथ की गई थी, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि 10 साल गुजरने के बावजूद जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की आप बात कर रहे थे वो नहीं हो पाई है। लोकल बॉडीज के पास अभी भी इख्तियारात नहीं है। जो इदारे जो महकमे काम कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मजीद खराब हो गई है। लेकिन जब भी उनकी परफॉर्मेंस की बात आती है, एहतसाब का जिक्र आता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इतना पुरजोर और इतना अग्रेसिव स्टांस ले लेती है। क्या कहेंगे आप? हाँ, लेकिन ये दोनों चीजें हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 18वीं तरमीम खत्म कर दी जाए, सूबों की पावर्स खत्म कर दी जाए। वो बिल्कुल एक गलत रद्द-ए-अमल होगा। तो हमने माजी में देखा है कि मरकजियत जो है उसने कभी भी फायदा नहीं पहुंचाया, और मशरक़ी पाकिस्तान का अलमिया हुआ ही इसी वजह से कि हमने सूबों को इख्तियारात नहीं दिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सूबों ने भी उन इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं किया, और जिस तरीके से बल्दियाती इदारों को मजबूत करना चाहिए था। और पीपल्स पार्टी का एक सबसे बड़ा जो उस पर तनकीद होती है वो इसीलिए होती है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में खास तौर पे बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दिए, बल्कि जो इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए। मज़ा साहब, तो अगर सवाल को थोड़ा सा इस तरह चेंज कर दी जाए उसकी टोन, कि अगर हमारा अभी भी जो हमारा विजन है, जो हमारी तरजीह है, वो इदारों की और ख़ास तौर पर सूबों की खुद मुख्तारी है, तो क्या किया जाए कि 10 साल गुजरने के बाद भी, 18वीं तरमीम को हुए 10 साल गुजरने के बाद भी, हम जो कहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग में या फिर इदारों के जो अपने यानी जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी अपनी कैपेसिटी है, उसमें क्योंकि बेहतरी नहीं आ रही, वो कैसे बेहतर किए जाएं? देखिए, उसका तरीका यही है। पहली चीज ये कि पॉलिटिकल विल। दूसरी बात ये कि सियासी जमातें जो जमहूरियत का, इख्तियारात का, आज़ादी का राग अलापती हैं, उनकी अपनी जमातों में भी जमहूरियत का फुकदान पाया जाता है। तो हमारी जो जमहूरी सोच है वो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जब आप पर कोई मुश्किल पड़े तो आप उन मुतालबात पर जोर दें, और जब आपके पास इख्तियार हो तो वो इख्तियार आप दूसरे को देने को तैयार नहीं होते। यही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का अलमिया रहा है, और इसी से जाहिर है दूसरे लोग फायदा उठाते हैं इन चीजों से। तो पीपल्स पार्टी को पहले मिसालें कायम करनी पड़ेंगी, और पीपल्स पार्टी क्या, जो भी जमातें हैं, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो हुकूमत में आने से पहले जिस पुलिस रिफॉर्म्स और सिविल रिफॉर्म्स की बात करती थी, हुकूमत में आने के बाद ना हमने पंजाब में कोई पुलिस रिफॉर्म्स देखी और ना ही कोई सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आज तक आ पाई। सही। तो जो सियासत होती है उसमें हमारी यहाँ चूंकि सियासत को हमेशा एक मनफी अंदाज में लिया जाता है, और जमहूरियत को एक मनफी अंदाज में लिया जाता है, तो हम दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं कि सियासत भी बड़ी पाकीज़ा रही है दुनिया में। और मज़ा साहब, अभी तो अप्रैल का महीना भी खत्म नहीं हुआ। पहले जानना चाहेंगे कि ट्रेन मार्च का आगाज किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। लोगों ने कहा कि जी नैब के ऊपर एहतजाज करते हुए लाड़काना आप ऐसे जा रहे हैं जैसे हेडक्वार्टर नैब का वहां पे मौजूद है। फिर हमने ये देखा कि 4 अप्रैल को जो उनका बयानिया रहा है, जो उन्होंने स्पीच की, उसमें वो लात मार के हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं और एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस तहरीक के बाद सारे लोग ज्यादातर दुबई चले गए। तो ये तहरीक कहाँ और कैसे चल रही है, और अब इसकी आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ट्रेन की जर्नी जो थी वो खुद पीपल्स पार्टी वालों ने असल में उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की शुरू में, बाद में वो वजाहतें करते रहे। ट्रेन एक अवामी जरिया होता है, और माजी में हमने देखा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पूरी कैंपेन ही ट्रेन के जरिए चलाई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी, नवाज शरीफ साहब भी गए। तो ट्रेन से जाना तो एक अच्छी बात है, बशर्ते कि आप अपने आप को अवाम से अपना रिश्ता जोड़े रखें, उसमें कोई खराबी नहीं होती। असल चीज ये कि आप किस मकसद के लिए ट्रेन मार्च करना चाह रहे हैं या आगे मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं, वो मकासद क्लियर होंगे। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टी या जो पार्टियां भी ये करने जा रही हैं, उनको सबसे पहले अपने दौरे हुकूमत का भी हिसाब देना। बिल्कुल। मज़ा साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त उनकी पोजीशन है, उसको आप मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं या नहीं? देखिए, सिंध की हद तक तो बिल्कुल वो अभी भी मुस्तहकम है, स्ट्रॉन्ग हैं उन्होंने। और ये जो प्रेशर्स हैं, जिसमें चाहे अवामी प्रेशर हो
या दूसरी जमातों का प्रेशर हो, वो सिंध में अब उनके लिए परफॉर्मेंस जो है देना बहुत जरूरी भी समझा जा रहा है। और शायद बिलावल भुट्टो से बहुत से लोगों को तवक्कुआत भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसे बयानिए को आगे लेके चल रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिल रही। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो परसेप्शन है उसे उन्हें बहरहाल उसको और बड़ी अच्छी शुरू में हमने देखा था कि कैंपेन ट्रेल जो इलेक्शन का रहा वो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बना रहे थे। अब जैसे बार बार उनको फवाद चौधरी साहब और पीटीआई कहती है कि जी आप अब्बू बचाओ मुहिम में आप अपना भी नुकसान कर बैठेंगे। आप इससे मेरे ख्याल में अग्री कर रहे हैं मज़हर साहब? देखिए, उनको बेसिकली सिंध में तो पीपल्स पार्टी की अपनी कुव्वत मौजूद है, लेकिन उनको बुनियादी तौर पे उनका असल इम्तिहान होगा पंजाब, जहां पीपल्स पार्टी का एक जमाने में बड़ा जोर होता था। आज पीपल्स पार्टी वहां अपने उम्मीदवारों को तलाश करने में उनको मुश्किल होती है, तो उन्हें अपना ज्यादा जोर एक लॉन्गर टर्म में पंजाब में देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां वो ये बयान हैं, तज्जिया दे रहे हैं कि जी सिंध की तकसीम करने वाले खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। वंस अगेन दे नीड टू रियलाइज कि उनकी अपनी पोजीशन क्या है। एक नेशनल लेवल की पार्टी जो खैबर से लेके कराची तक वोट्स जीतती थी, अपना किला लियारी तक हो बैठी है और सिंध के कुछ शहरों तक मुहित होकर रह गई है। सो दे रियली नीड टू पुल अप देयर ओन सॉक्स एज वेल। अब जी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट सेगमेंट, योर फेवरेट सेगमेंट, जिसमें हम कहते हैं मिलो पाकिस्तान से। ये सेगमेंट डेडिकेटेड है टू ऑल द ड्रीमर्स इन पाकिस्तान, जो वाकई तमाम ऑड्स, लोगों की ना लोग क्या कहेंगे, जो सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने विजन और अपने ख्वाब को फॉलो करते हैं। आज मेरे साथ ऐसे ही दो यंगस्टर्स मौजूद हैं तो ये मीडिया स्टूडेंट्स एंड दे हैवंट येट ग्रेजुएटेड, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है एट द थाईलैंड इंटरनेशनल फिल्म डेस्टिनेशन फेस्टिवल। ये 7वीं दफ़ा मुनक्किद किया गया बैंकॉक में, जिसमें दुनिया भर की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। पहले इनको अपना एक इंट्रोडक्शन भेजना पड़ता है, एक इंटरनेशनल थीम होती है, जिसमें इस दफ़ा की थीम थी अबाउट इको फ्रेंडली टूरिज्म। थाईलैंड के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि जी वहाँ पे नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, सयाह बहुत आते हैं, लेकिन इससे वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, रबिश ज़्यादा बनता है। जो प्रैक्टिसेस हैं वो उन जगहों को हो सकता है अगली 2 जनरेशन्स के बाद ऐसी हालत में रहने ही ना दें कि लोग वहाँ पे आएँ। सो दे हैव रियली रिजन अप टू द चैलेंज। जब टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, उनसे उन्होंने सबसे पहले इस फेस्टिवल में इस दफ़ा की थीम थी कि कम अप विद अ शॉर्ट फिल्म आइडिया। 5 से 7 मिनट की एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें लोगों को ये एहसास हो कि ये इन्वायरमेंट, ये हैबिटाट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये 2 पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पे पहुँचे एज पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। उससे पहले इन्होंने अपना स्क्रिप्ट, अपना आइडिया वहाँ पे भेजा, उसकी बुनियाद पे ये सिलेक्ट हुए। वहाँ पहुँचने के बाद दे गॉट $1000 का बजट और रेकी करनी थी, लोकेशंस को देखना था, यानी वो तमाम चीज़ें जो एक फिल्म मेकर को करनी होती हैं वो इनके लिए एक कैप्सूल फुल टाइम एक्सपीरियंस था। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इस साल का जो ग्रैंड प्राइज था, द बिग विनर्स ऑफ 2019 एट दिस कॉम्पिटिशन आर दीज 2 बॉयज़ ओनली। तो पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। सामने आप मेरे ये ट्रॉफी देख सकते हैं, इसको ज़रा हम आपको डिटेल में भी दिखाएंगे, लेकिन अब मुलाकात करते हैं यमान अजमत से और शाहजेब अजमत से। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों भाई जी जबरदस्त। तो घर में तो बड़ी क्रिएटिविटी की बहार है। अम्मी अबू कितने परेशान या खुश हैं तुम लोगों से? परेशान ही है वैसे। परेशान है क्यों? वैसे क्रिएटिव लोगों के घर वाले क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि जो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं ना, सबसे ज्यादा मैसी रूम उनका होता है सबसे पहले। ये तो है। तो ये घर की सफाई के ऊपर इन बेचारों को डांट पड़ रही है। सबसे पहले मुझे बताओ यमान, कैसे पता चला इस कंपटीशन का? बिकॉज आई एम अस्यूमिंग कि तुम लोगों का पर्सनल इनिशिएटिव था टू पार्टिसिपेट। बिल्कुल ऐसा ही है। देयर वर एड्स जो उन्होंने सोशल साइट्स पे डाले हुए थे, ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड एड्स लगे हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कॉलिंग फिल्मिंग स्टूडेंट्स। सो ऑफ कोर्स आई हैड टू अप्लाई फॉर दैट। तो उसमें जब हमने अप्लाई किया तो दे वांटेड जस्ट 2 मेंबर्स एक टीम में, मिनिमम मैक्सिमम 2 मेंबर्स विद द इंट्रोडक्शन वीडियो जिसको हमें यूट्यूब पे अपलोड करना था, और उसके बाद एक स्क्रिप्ट सेंड करनी थी
जिसमें ये था कि इंट्रोडक्शन आप लोगों का या आइडिया का? नहीं, हमारा इंट्रोडक्शन विद द पोर्टफोलियो जो हम पहले काम कर चुके हैं। सही, ठीक है, उसके साथ स्क्रिप्ट जो कि हमें वहाँ पे शूट करनी थी। वी हैड टू चूज अ लोकेशन। एक प्रोविंस था, बहुत सारे 52 प्रोविंस में से एक जगह चूज करनी थी, उसके अराउंड हमें स्टोरी रोटेट करनी थी। यानी आपको वहाँ का जो भी इकोलॉजिकल मसला है उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए सारी थी। चीजें उन्होंने बहुत उस पे बेस रेड जो है ना फॉन्ट में लिखा हुआ था कि आप इस जगह के बारे में पढ़ लो पहले, फिर उस जगह को चूज करो, क्योंकि वंस जगह डिसाइडेड हो गई तो यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है शाहजेब, क्या कहोगे अक्सर जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो इसी बात से, यानी अक्सर मैं देखती हूँ जो मीडिया स्टूडेंट्स या तो किसी एजेंसी में काम करने पहुँचते हैं या प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते हैं तो कहते हैं जी हमारी क्रिएटिविटी पे कदगन लगा दी, हम कैसे एक दायरा खींच दिया उस पर काम करें। आपके लिए भी उन्होंने एज अ क्रिएटिविटी चैलेंज दिया, देयर वर सो मेनी पैरामीटर्स जिसको देखते हुए कम्पीट करना था, ये मुश्किल था या इट वाज नॉट टफ? ये था कि मैं इस तरह सोचता हूँ कि लाइक एक अगर फिल्म मेकर है तो उसके लिए जब तक बाउंड्रीज नहीं होंगी वो काम नहीं कर सकता। राइट, मतलब बीइंग क्रिएटिव आपको उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर एक समथिंग न्यू मोर क्रिएटिव आपको एक चीज डेवलप करनी है। एज अ क्रिएटिविटी चैलेंज कि जितने आपने चेक मार्क्स लगाए हैं या फिर बकेट लिस्ट बनाई है कि इन सबको टिक करना जरूरी है, उसको आप लेके यू हैड अडैप्टेड दैट। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था बस 3 दिन में आपको शूट इंक्लूडिंग एडिट करना है। मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था यामान के? जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जो चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें एक 3 days की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली थी where you could apply and maybe learn more than everything that you had learned before. How was that? First of all, सबसे पहले तो I would like to thank the talent management team, the film and our production head Jean and Stamp. They were so much supportive. उसके अलावा जो मैनेजमेंट है ना, मतलब it was professionally managed. मतलब अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेज रहे हैं ना इस चीज़ के लिए, तो they would learn a lot of things just from the environment, from the experience, yes, from the environment इतना अच्छा दिया हुआ है। you are sitting with the producers, Hollywood producers, directors, actors, writers, तो अगर वो सिर्फ बात भी कर रहे हैं ना तो यू आर लर्निंग अ लॉट। अच्छा, आप लोगों की यूनिकनेस क्या थी? मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा जो प्लेटफॉर्म होता है इंटरनेशनल, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, तो हाउ डू दे व्यू पाकिस्तानीज? एंड ऑफ कोर्स यू वर लाइक एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली, वी वर रिप्रेजेंटिंग। लोगों ने माशाल्लाह प्राइज तो जीत लिया, लेकिन मिस कंजीनियलिटी भी बने थे वहाँ पे, लोगों से दोस्ती भी की थी, उनका अच्छा इंप्रेशन है पाकिस्तान के बारे में। दोस्ती इनकी तो खैर बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी, एक्चुअली सर्बियन टीम थी वहाँ पे ना, तो बस इसकी वजह से इनका दिल भी लगा रहा वहाँ पे, इसलिए मेरे ख्याल से ग्रैंड प्राइज की वजह भी है। इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिली। अच्छा, ये और तो ये वजह थी जिस वजह से मुझे लगता है कि ग्रैंड प्राइज हम लेकर आए। सबसे बड़ी लर्निंग तुम्हारे लिए क्या थी शाहजेब? एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कैमरा हैंडलिंग मैंने नहीं की प्रोफेशनली, लाइक रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एंड थिंग्स लाइक दैट, तो देयर वाज समथिंग रियली बिग फॉर मी। राइट, यानी खुद एक तो हमारे यहाँ ना थोड़ी सी हम कहते हैं कि हम शाह मिजाज लोग हैं, हमारे यहाँ छोटी से छोटी प्रोडक्शन होती है तो उसमें हमारा स्पॉट भी होता है, लाइट अलग, कैमरा अलग। तो ये जो स्मार्ट टीम का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, कि उन्होंने कहा कि एक तो पेस ऑफ वर्क बहुत तेज़ हो गई है, 3 दिन में ही शूट करो, एडिट करो, ये नहीं कि शूट करके रखा है, रिपोर्ट बना लेंगे, ये मेरी टीम भी सुन ले कि बन जाएगी रिपोर्ट, ये काम जल्दी जल्दी भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ऑफकोर्स आप आप सीखते हो कि अब कम खर्च बाला नशीन, ये जो पहले होता था कि रिसोर्सेज बहुत सारे चाहिए, उसके बगैर भी काम हो सकता है। बिल्कुल बगैर ही हुआ है, और उसके लिए कितना डिसिप्लिन होना जरूरी है? डिसिप्लिन होना इस तरह ज़रूरी है कि मॉर्निंग हमें 6 बजे हम लोग इस तरह से डिसाइड करते थे, रात में पूरी कॉल शीट बना ली कि 6 बजे निकलना है तो 6 बजे निकलना है। अब हमने 6-7 जगह एक दिन में कवर करनी होती थी, तो फॉर एग्जांपल एक जगह है उस पर 30 मिनट्स है, अगर यहाँ पे 31 मिनट्स लग गए तो अगली जगह पे हम 29 लगाएंगे। इनके माँ बाप और इनके वालिदैन, इनके टीचर्स के इस वक्त खुशी के आंसू आंखों में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बात यहाँ पे समझ नहीं आती पाकिस्तान में किसी को, और यहाँ पे 9 बजे की क्लास भी नहीं ली जाती। वहाँ पे तुम लोग 6 बजे सुबह ऑन द गो काम करते हुए जा रहे हो, 9 बजे वाली क्लास। यहाँ पे बस कभी बस हो गई मिस, वो सोता रह गया, अम्मी ने सुबह कहते, यहाँ सारी ट्रैफिक खराब रहती है। बिल्कुल, प्लीज अटेंडेंस लगा दें, अटेंडेंस सबसे बड़ा इशू। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू अ सीरियस टॉपिक, पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर्स का क्या रिएक्शन था व्हेन दे फाउंड आउट दैट यू हैड वॉन? वो तो बस
क्या इट वाज समथिंग आप बोल नहीं सकते कि वो आप कुछ सर पे बिठा लें, आसमान पे बिठा लें, देयर वाज समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अभी तक वो मोमेंट नहीं आया ना कि ग्रैंड प्राइज जीत लिया है तो दिमाग ही खराब हो गया? अभी तक किसी नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन जल्द हाँ आने वाला है, जल्द आने वाला है, क्योंकि अब ये ओवर रन कर जाएगी ना, थोड़े दिनों के बाद सबको आदत हो जाएगी इस ट्रॉफी की। एग्जैक्टली, या तो नया लाना पड़ेगा या तो उसको छुपाना पड़ेगा। इसको छुपाना पड़ेगा, इसकी लाइफ होती है, एक छोटी सी शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन मजाक के अलावा अब व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स यामान? यू वांट टू कंटिन्यू? एक तो इंशाल्लाह तुम लोग जल्दी से ग्रेजुएट करोगे, you want to continue here, या तुम्हें लगता है कि तुम किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाके किस्मत आजमाओगे? We had contacts with now Hollywood directors and producers. Right. They asked us themselves to be in contact. Right. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे भी हमारे साथ जो है वो डिस्कस की थी, and we are in contacts on through Facebook and WhatsApp. तो I'm looking, I'm seeing myself. So you're seeding opportunities. एक जैसे कहते हैं ना कि एक कोई ऐसा आपके लाइफ में एक्सपीरियंस आता है, मोड़ आता है, जिसके बाद your whole destination can change. So this has been an eye opener for these boys. सबसे ज़्यादा मुझे जो अहम बात ये लगी कि they have made us proud as Pakistanis. वहाँ पे एक ग्रैंड प्राइज लेके आए हैं। अब it's going to be एक प्रेशर बिल्ड होगा। अगले कंपटीशन में जो पाकिस्तानी जाएगा ना, लोग कहेंगे कि अब you have to defend. Will you bring the cup back or not? So आप लोगों से भी, आपसे भी रुजू करें जी, अगर आपने नेक्स्ट वाले में पार्टिसिपेट करना है, these two guys will be there as mentors. आप उनको गाइड जरूर करना। And thank you very much for being here. This looks fantastic. This looks beautiful. भी इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देखें हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो चीज़ें ये सीख कर आए हैं, being organized, being disciplined, being creative, being true to the thing. हमारे यहाँ अक्सर लोग कर तो रहे होते हैं काम, लेकिन वो जो ऑनेस्टी, जो डेडिकेशन डालनी होती है, वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। भाई काम निकल ही जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो, but you did your best and look, alhamdulillah, where it had brought you. So once again, Shahzeb and Yaman, congratulations. Thank you so and we wish you all the best. अब बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरह, ब्रेक से वापस आएंगे। It's going to be time for our big discussion, so don't go anywhere and keep watching Aaj Pakistan. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हम बात करना चाहेंगे रोल मॉडल के हवाले से। बहुत सारे जब मैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, और वैसे भी हम जब डिबेट कर रहे होते थे इन दी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि एक सर्टन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन होना चाहिए, तो अक्सर लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान में अब आपको वो आइकॉनिक फेसेस, फिगर्स नहीं मिलते। हमने अपने हीरोज़ को ना सेलिब्रेट किया है, ना उनको नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहने दिया है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई तनकीद हम हर एक से अटैच कर देते हैं, तो उसकी वजह से लोगों का बैगेज बनता है, और नई नौजवान नस्ल के लिए कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको देखकर वो कहें कि हाँ जी मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आपके सामने मिसाल मौजूद है। अगर हम बात करें बिजनेस स्टूडेंट से, तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी मिसाल देंगे, किसी ऐसे CEO का जिक्र करेंगे जिसने यंग एज में बहुत बड़ा मार्का मारा, बहुत बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन वो ज़्यादातर लोग फॉरेनर्स होंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अगर ब्रांड्स की बात की जाए, अगर इट्स सो स्ट्रेंज कि वी स्टिल हैव पीपल जिनको शायद अपने पीक ऑफ द करियर में अपना काम करते हुए इस जनरेशन ने देखा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम साहब एक बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ डेफिनेटली अ लेजेंड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, लेकिन जो चीज़ें वो कभी कभार एंडोर्स कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, आज की जनरेशन ने, जो बच्चे हैं जो उसकी टारगेट मार्केट हो सकते थे, उनको अपने हेडे में देखा ही नहीं है। सो सवाल ये पैदा होता है कि हु आर गोइंग टू बी द रोल मॉडल्स, द आइकन्स दैट दिस न्यू जनरेशन, जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं, ये क्या इनके लिए कोई पाकिस्तानी मिसालें मौजूद हैं जिसके तरह से ये बनना चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी ये गुजारना चाहते हैं? दैट्स आवर बिग क्वेश्चन। इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपके घर में आपके जो टीनेज बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वो किसको फॉलो करते हैं और आप किसकी मिसाल उनको देना चाहते हैं। हमारे साथ इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं अ वेरी प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर पर्सन एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मुबशर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल
हाल चाल है? मुबशर, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, आपके रोल मॉडल कौन थे बिफोर यू बिकेम अ प्रोफेशनल न्यूज़ पर्सन? अच्छा, इस टॉपिक पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं रोल मॉडल का, जिस तरह का आपका टॉपिक है और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, बात होनी बड़ी ज़रूरी है। मेरे नज़दीक, हम सब के नज़दीक मेरे ख़्याल में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करके हम उनको रोल मॉडल बना के हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब के रोल मॉडल सबसे पहले वही हैं। उसके बाद मेरे ख़्याल में किसी भी प्रोफेशनल सोच से पहले अगर आप देखें घर में, तो आपके वालिदैन आपके रोल मॉडल होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग में उनका बड़ा रोल होता है। तो आप बचपन से देखते हैं, आपको नहीं पता होता कि प्रोफेशनली आपने कहाँ जाना है जब आपने बड़े हो जाना है प्रोफेशनल लाइफ में जाके, लेकिन आपको ये पता है कि मेरे अब्बा ये काम करें, मैंने भी अब्बा के नक्शे कदम पे चलना है। हैं कि ये एक फितरी अमल है कि ये भी एक थोड़े अरसे तक होता है। जैसे आप देखें, जब छोटे होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके फादर या आपकी मदर आपके रोल मॉडल होते हैं और आप हर चीज़ उनके जैसा करना चाहते हैं। अम्मी, छोटी बच्चियों को अगर आप देखें, अम्मी ख़ास अंदाज में दुपट्टा लेती हैं तो उसी तरह लेना, अब्बू की गाड़ी है, अब्बू की चीज़ों में आप लोगों की फैसिनेशन होती होगी। लेकिन फिर जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस में या टीनेज में पहुँचता है तो वही माँ बाप से फिर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। आप एकदम से उनको कहते हैं कि नहीं जी, इनको नहीं पता, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है, ये तो मेरी फ़न टाइम को ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तरबियत में भी डिफरेंस होता है। प्लस आप बच्चे की जब सोच, बाहर एक्सपोजर उसका बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो इख्तलाफ शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डिबेट्स का शौक़ बचपन से, अब्बा डिबेटर रहे और वो अब्बू को देखते देखते, पोइट्री का शौक़ मुझे हमेशा से, अब्बू शायर हैं तो मुझे भी ये था कि मैंने भी शायरी या एटलीस्ट शायरी पढ़नी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं मुनीर न्याजी, जॉन एलिया या नासिर काज़मी जैसे लोगों को पढ़ सकता कि अगर मेरे घर में बचपन से वो किताबें ना होती, वो माहौल नहीं होता। तो वो माहौल होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी अपब्रिंगिंग में। तो मेरे ख्याल में रोल मॉडल मेरे ख्याल में सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसे होते हैं लोग। हाँ। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आप बिजनेस स्टूडेंट से देखें तो वो सबसे पहले वो यही कहेगा कि एक थे बिजनेसमैन। इनोवेशन की बात करें जी, वॉरेन बफेट का यहाँ पे जिक्र हो रहा होगा, इलॉन मस्क का जिक्र हो रहा होगा। उन्होंने तो ये कर दिया। आपको नहीं, टब्बा साहब को आप नहीं जानते उन्होंने भी तो बहुत कुछ किया है। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सलमा जफर ने। अस्सलाम वालेकुम सलमा, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक और बड़ी खूबसूरत बात करें कि इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में पेरेंट्स होते हैं क्योंकि आप पेरेंट्स ही दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारी कोशिश क्या, मुझे लगता है ये कि हमारी कोशिश है हमारे बच्चे हमें देखते रहें। उन्होंने दुनिया एक्सप्लोर करनी है, उन्होंने जाना है और जब चीज़ें बड़ी होती हैं, कैनवस खुलता है, जब कैनवस खुलता है तब वो एक छोटा सा जहन जिसको सही और गलत की हमने उतनी पहचान नहीं दी होती। हम सिर्फ अपनी तरफ बात करते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं मैं क्या सही समझता हूँ, क्या गलत समझता हूँ। अगर हम ये देखें कि बंदे की जो शख्सियत है, वो जो रोल मॉडल की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो बनती खाली बज़ाहिरी नहीं है। एक्चुअल रोल मॉडल्स वो हैं जो अंदर से वही हैं। एक तो बज़ाहिर इंसानियत के काम कर रहे हैं, जो ओके ठीक है, लेकिन आप अपने घरों में कैसे हैं, उठते बैठते कैसे, आप उनके बारे में पढ़ें, देखें, आहिस्ता आहिस्ता कैनवस खोलें ना, आहिस्ता आहिस्ता। इसमें एक चीज़, अगर आपने अपने आप को, यू डोंट वांट टू सेट योरसेल्फ अप फॉर फेलियर, लोग कहते हैं कि भाई जैसे आप सलमा अगर एक प्रोफेशनल हैं और या मैं एक टीवी होस्ट हूँ, तो मुझे एज अ रोल मॉडल चलें, आप मेरी इस पर्टिकुलर फील्ड में तो बना सकते हैं। लेकिन जहां आपने किसी एक शख्स को अक्ले कुल समझ लिया कि जी इसकी प्रोफेशनल लाइफ, इसकी पर्सनल लाइफ, इसका सब कुछ अच्छा, वो ऐसी मुकम्मल ज़ात शायद जिस तरह के हमने यहाँ पे जिक्र किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी यू सेट योरसेल्फ अप फॉर फेलियर। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि जी जब आप पढ़ने के बाद प्रोफेशनल फील्ड में निकलते हैं तो बड़े बड़े बुत टूटते भी हैं। यानी हम अपनी मिसाल अगर दें मुबशर, तो हम एक डिस्टेंस पे जब टेलीविजन स्क्रीन पे किसी को देखते थे तो हम समझते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, वही जो उन्होंने कहा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा। और पहली मुलाकात के बाद वो जो एक बड़ा अच्छा हसीन सा खाका बनाया था। अच्छा, यही बात आप इस पहली मुलाकात के बाद और जब आपने वो टीनेज की बात की, बच्चे जब टीनेज में जाते हैं तो वो पहले सुनते रहते हैं अम्मा अब्बा ये करना है, ये सिर्फ सही बताया जाता है, गलत नहीं बताया जाता। अब वो जब टीनेज में जाके बच्चे का जरा एक्सपोजर बढ़ता है, बाहर जाता है, तो उसको होता है ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ। तो तब वहाँ से इख्तलाफ शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पेरेंट्स थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं, उनको येस और नो दोनों एक साथ बताना चाहिए। हाँ। कि अगर नो में बता रहे हैं हाँ। तो इसमें वजह है कोई, इसके पीछे कोई मंतव्य, और सिर्फ ये नहीं कह सकते क्योंकि मैंने कह दिया। हाँ, ये भी। और दूसरा ये कि आपने आज अपने ये गोल सेट किए या आपने अपने लॉज बनाए, आज आप इस
इस तरह मेरे सामने खड़े हैं, एक्चुअली आप कहाँ से गुजरे हैं। मैंने ये बात नोटिस की है कि पेरेंट्स अपने फेलियर्स डिस्कस नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, मैं तो ऐसे ही थी। नहीं, लेकिन बैकफायर भी करते हैं सलमा, कभी कभार अगर पेरेंट्स अपने फेलियर्स डिस्कस करते हैं या बताते हैं कि जी मैं अपनी जवानी में बड़ा गर्म मिजाज था, नेक्स्ट टाइम जब अपने बच्चे को डांट रहे होते तो यही बच्चा कभी कभार पलट के कहता है आपने अपने वक्त तो सब कुछ कर लिया, हमारी दफा सारे आप रोक टोक लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पे आती है ना बात सिद्रा, आप किसी बच्चे से आप बात करें तो आप उसको वो चीज दे, वो एक कोरी स्लेट है जिसपे आप एक चीज लिखा, आपने सिर्फ लिखा बदमिजाज, तो मींस आप बदमिजाज हो सकते थे तो मैं भी हो सकता हूँ, आपने खुद। इसी तरह जैसे मैंने एक लफ्ज सुना, मेरे से बहस मत करो मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो बेटी ने आगे से उठ के कहा मैं आप ही की बेटी हूँ। मतलब इट्स अ थिंग, आप अगर उसे ये बात कहें बेटा मेरी ये गलती है कि मैं जो जिद पकड़ लूं तो उसके बाद मुझे बहुत से सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं और वो गलतियां मुझे मिलती है और मैंने हमेशा चोट खाई है, तो देन वो जिद के साथ के सारे जो फ्लॉज हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। अच्छा, कभी कभार आप अपने फियर्स ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याया, आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल्स बनाते भी तो हैं, छोटी उम्र से बच्चों को कहा जा रहा होता है कि फलाने को देखो वो कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, वो कितना तमीज़दार है, तो ये रोल मॉडल्स पेरेंट्स बनाते हैं या हम खुद बनाते हैं? नहीं, ये माइंडसेट तो दिया जाता है। पहले तो आपके दोनों मौजूद मेहमान को सलाम। सिद्रा, आप खुद एक रोल मॉडल हमारे लिए हैं। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि सिद्रा जिस तरह बात करती हैं, जो अल्फाज यूज करती हैं, जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद जो अपनी वैल्यूज की कदर करती हैं। और आपको याद है एक प्रोग्राम आप करती थी जिसका नाम था पहचान, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े बड़े लोगों को आपने सीईओ के इंटरव्यूज किए। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग देखते नहीं है। अब आप किसी को फॉलो करेंगे तो सीखेंगे ना। अगर आप खुद अपनी जात में अंजुमन बनना चाहें तो ऐसे नहीं होता, आपने एक तगोदो करनी पड़ती, दस्त की तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, आपने ये नोट किया है या आप, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि अक्सर लोग किसी शख्स का जायजा सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि उस पर तनकीद की जा सके, यानी उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट ढूंढे और उसको पहले कहें कि देखो ये तो कोई इतना जबरदस्त शख्स नहीं है। सिद्रा, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने दुश्मनों से भी सीख सकते हैं। मेरे तो फादर मेरे रोल मॉडल है। ही वाज मैं कहता हूँ बहुत बड़े कामयाब, वो बिजनेसमैन नहीं थे लेकिन बहुत कामयाब इंसान थे। आज भी उनको लोग अच्छे लफ्जों से याद करते हैं। तो ये आप एक रोल मॉडल देखिए। मैं आपको बताऊं, हम लोग बॉलीवुड की नकल करते हैं ना, इंडिया इज नॉट बॉलीवुड। वहां मित्तल है, अजीम प्रेम जी है, अंबानी से, आप उनको देखिए किस तरह वो बड़े लोग बने। आप टीवी पे उन लोगों को लेके तो आए, खुदा के लिए आप कोई एग्जाम्पल तो पुट अप करें ना। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है मुझे, लेकिन सलमा से और मुबशर दोनों क्योंकि प्रोफेशनल्स भी हैं, प्रोफेशनल से डील करते हैं, उनको एक सवाल मैं यहाँ पे आई वांट टू इनिशिएट दैट बिफोर वी गो, कि क्या जब आप यू लूज रिस्पेक्ट for somebody who's probably your leader या your head of a department, और आपका वो जो हम कहते हैं ना बुत में शगाफ पड़ गया है और आप उसको उस तरह नहीं देख रहे जैसे आप उसको पहले इमेजिन करते थे, क्या ऐसे शख्स की आप फिर भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रख सकते हैं या नहीं, जब आपको नज़र आए कि आपका रोल मॉडल इतना ज़बरदस्त नहीं है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रही है। रोल मॉडल्स के हवाले से ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि जिस भी शख्स को आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं, आप ये मत समझें कि वो बेवकूफ़ी प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, उसे ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं की होंगी, लेकिन हाँ उसकी कोई ख़ास बात, उसका कोई ख़ास अंदाज़ या उसकी एक्सपर्टीज़ आपको एक तरह से इंस्पायर कर सकती है। अगर हम बात करें अपने स्पोर्ट्स लेजेंड्स की, पीपल लाइक जहांगीर खान, वसीम अकरम, इमरान खान, देव डन ग्रेट वर्क, या फिर उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट जब मैं तो इदारों को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। कभी कभार अगर कोई मुझे कहे कि जी यहाँ पे एक जंगल बयाबान था, कोई जगह नहीं थी, लेकिन किसी ने इमेजिन किया कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल होगा या अस्पताल होगा, एंड फ्रॉम स्क्रैच दे स्टार्टेड इट आउट, ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। ये वाकई एक ऐसी मिसाल होती है कि एक बिल्कुल क्लीन स्लेट थी और उसको अपनी इमेजिनेशन से, अपनी लगन और मेहनत से उसको संवारा है और उसको आबाद किया है। सो आई थिंक ये रोल मॉडल आपका कोई भी हो सकता है शख्स, किसी की कोई बात आपको बहुत पसंद आ सकती है, उसका मशहूर होना, कामयाब होना, बहुत पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ
वहाँ उसकी इज्जत आपको करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमने यहाँ पे बात की थी, और बल्कि बताते चलूँ कि अलीना ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अलीना। तो गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा आप ही से करते हैं कि जो बात यहाँ पे हो रही थी कि अगर आपको पता चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में somebody you took as a role model and he's also your leader, somebody you report to, और किसी वजह से आपको उनके अंदर कोई पर्सनालिटी फ्लॉ दिखा है और आप अब उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि एक कॉल और फेल का तजाद है, तो ऐसे शख्स के साथ काम करना पॉसिबल है? अच्छा, सबसे पहले तो सिद्रा, हम फ्लॉज को इतना बुरा क्यों लेते हैं? हमें इस चीज़ पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। हम जब भी रोल मॉडल की बात करते हैं, रोल मॉडल्स की बात करते हैं, हम उसको उसकी सक्सेस को देखते हैं, उससे एस्पिरेशन हासिल करते हैं, लेकिन हम उसकी स्ट्रगल को क्यों नहीं देखते? वो जहाँ से आया है, जहाँ से बना है और किन किन मराहिल से गुजर के, फेलियर्स भी यकीनन उसका एक पार्ट है। और इंसान जितना फेलियर से सीखता है, पर से अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जितना अपने फेलियर से सीखा है, शायद अगर मुझे वो चीज़ आसानी से मिल गई उससे इतना मैंने नहीं सीखा होगा। सो फेलियर आई थिंक इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और अगर आपका कोई रोल मॉडल है और कहीं उसने फॉल्टर किया, तो आपको उसकी उस चीज़ से भी सीखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, उसने ऐसा क्यों किया? बात से मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि कई दफ़ा हम ये सवाल अगर ऐसे गुफ्तगू के तौर पे करते हैं, हु इज़ योर रोल मॉडल, तो लोग एक से बढ़कर एक बंदे का नाम लेते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा मुताला कितना अच्छा है या हम किससे इंस्पायर होते हैं। लेकिन एक्चुअली आप उनकी ज़िंदगी की तरफ अगर देखें तो आपको कोई मुमासलत नज़र नहीं आती उस रोल मॉडल से। कोई छोटी सी बात, कोई जेंटल, यानी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन हम सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन सीरत तैयबा की बेसिक चीज़ें कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, आप दूसरों से जेंटल तरीके से बात करें, ऑनेस्टी हो, दयानतदारी हो, ये हमें याद ही नहीं आती। ये यहाँ पर वही है ना कि मोहब्बत तो करते हैं लेकिन सिर्फ जुबानी रह गई, ये दिल में नहीं बसाया, उसे अपने अंदर नहीं उतारा। तो इसी तरह हम अपने रोल मॉडल की भी बात करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको बहुत जानती। आप जिस तरह आपने कहा ना कि वो स्टेटस सिंबल है कि आपको बड़े बड़े नाम आने चाहिए, और अब तो डिफरेंट नाम आने चाहिए। पहले हम कहते थे अब वो अब डिफ होने चाहिए, कोई ना कोई गोरे का टच जरूर होना चाहिए, लाजमी सा एक आंसर। लेकिन यह है कि रोल मॉडल वो थे जिनके साथ आप जिंदगी बिता रहे हैं, आप उनको जिंदगी की स्ट्रगल में चलते हुए देख रहे हैं, हर मुश्किल को किस तरह फेस करते हैं, कितनी नेगेटिविटी कितनी पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं, क्या चीजें हैं उनके अंदर, उसमें आप देखते हैं अपने स्ट्रगल टाइम पे वो किस तरह खड़े हैं और अपने घर को लेकर। वैसे आप क्या कहेंगे अगर आपसे पूछूं, ये जो जिंदा हस्तियां हमारे दरमियान मौजूद है, बेशक पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क, सलमा हु इज योर रोल मॉडल? मैं तो गलत बात नहीं कहूँगी, मेरे रोल मॉडल वो हैं जो मेरे अंदर दिखते हैं, और वो मेरे अम्मी और अब्बू हैं। अच्छा, इसलिए क्योंकि किसी ने मुझसे बड़ी खूबसूरत बात की, जब मैं किसी से काउंसलिंग करी थी तो ही सेड कि ओ मैंने किसी को आपके चेहरे पे देखा है और वो पिक्चर आपके फेसबुक पे है, और वो दिन मेरी जिंदगी का वो था जैसे मैंने कोई नोबल अवार्ड जीत लिया है, कोई बहुत बड़ा। ही सेड कि योर मदर, मैं कहा मैं तो वैसी नहीं। देन आई रियलाइज दैट कि मेरा एक्ट, मेरी बात करना, मेरी चीज़ों को देखना, मेरा लोगों को ना जज करना, तभी तो कहते हैं सलमा के अच्छी औलाद जो आपके अच्छे काम को, अच्छे अमल को आगे बढ़ाए, वो भी सदका जारिया होती है, बिकॉज दे कंटिन्यू इन योर फेवर। हु इज योर रोल मॉडल मुबशर, और क्या कहोगे अभी तक की गुफ्तगू के लिए? जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे, अगर हम कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। फिर मैंने अपने वालिदैन का जिक्र किया, वालिद का जिक्र किया कि बचपन से ही हर कोई टारगेट करता है कि मैंने अपने अब्बा जैसा बनना। मैंने जो डिबेट्स की बात की, पोइट्री की बात की, मेरा हमेशा से था कि मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे अब्बा डॉक्टर हैं। फिर आप अपनी माँ में वो रोल मॉडल देखते हैं कि मेरी माँ ने एक स्ट्रगल की है, फैमिली को। इस पॉइंट पे मैं आना चाहती थी, थोड़ा सा लाइट हार्टेड बनाते हैं। ये जो कल किसी ने बड़ा अच्छा एक मुझे जोक फॉरवर्ड किया था, लेकिन वो पूरा मैं नहीं सुना सकती। उन्होंने कहा था कि जी दुनिया में बहुत तरह के मर्द होते हैं, कुछ की बीवी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, और वो कुछ कह रहे थे कि जो बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, गर्लफ्रेंड से कम मोहब्बत करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मर्द वो बड़े यूनिक मर्द होते हैं जो बीवी से, उनकी बीवी भी होती है, गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ अपनी शायद मेरे पास अभी दूसरे ऑप्शन है नहीं तो मैं अभी अच्छा, लेकिन ये जो रोल मॉडल, इस पे थोड़ी सी बात करनी बहुत जरूरी है। ये जो हस्बैंड का रोल मॉडल अम्मी होती है और फिर बीवी को अम्मी जैसा बनना होता है, अभी माँ दिखनी शुरू हो जाती है। बीवी की हैसियत से भी बात कर सकती हूँ, होता है ये। मेरे हस्बैंड बहुत दफा मुझे आके बताते, अच्छा वो जैसे अम्मा ऐसे करती है ना वैसे, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग अप टू हर। कितनी देर के बाद फिर इंसान पढ़ा के बोल
बोलता है कि देखो मैं अम्मा नहीं। हाँ, अच्छा अम्मा में और मेरी में फर्क है। कई दफा शुरू में आपको वियर्ड भी लगता है क्या कहना चाह रहे हैं। किसी ने एक बड़ा अच्छा एक और मीम, आप कहेंगे मीम्स ही आते रहते हैं सिद्रा को, लेकिन कल मैंने एक और बड़ी अच्छी चीज सुनी। उन्होंने कहा कि जी एक खातून का काम है कि वो अपने बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत करे, सास की औलाद की तरबियत करना आपका काम नहीं। अच्छा पता है, आई थिंक एक और कोटेशन सिंस वी टॉकिंग अबाउट इट बड़ी अच्छी है, और कहते हैं कि सिर्फ क्वींस जो है वो ब्रिंग अप करती हैं अपने सन्स को टू ब्रिंग अ क्वीन टू हर हाउस। लेकिन मेरे ख्याल में सच है, माँ का रोल जब सास में बदलता है ना, तो वो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल एक चीज। तो यहाँ पर हम बिल्कुल आउट जा रहे हैं। रिश्ते वो हैं जिनको उन्हीं की हदों में रहना चाहिए। अब आप बहू को बेटी बना लेते हैं तो वो सर पे चढ़कर नाचती हैं, अगर सास को माँ बना लेते हैं तो वो एक अजीब किस्म की रोल मॉडल हो सकती है या नहीं, होती है। हो सकता है। अब आपको एक छोटी सी मजे की बात बताती हूँ। अब मैंस पर्सपेक्टिव है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। शादी नहीं हुई, लेकिन मैंने जितनी एग्जांपल्स देखी हैं आसपास, तो वो ना हो सकती है ना होना चाहती है। मैंने एक शो के एंड में कहा था, मैंने कहा सॉरी ये बात मुझे बहुत लेट है, जब आपकी उम्र बहुत ढलती है ना तब आपको समझ में आती है यार अगर मेरी सास मेरे साथ इतनी सख्त न होती तो आज मैं इस मुकाम पे ना बैठती। लेकिन पता है सख्ती के अलावा सलमा जो अहम बात है ना यहाँ पे, अक्सर लड़कियां जब प्रपोजल आप उसको सिफ्टिंग कर रही हैं और उसमें से फाइनल करना है, लड़की की खुसूसियात अपनी जगह, लेकिन सास का समझदार, पढ़ा लिखा, ओपन माइंडेड होना बहुत का जो मिजाज है, तो उस हिसाब से आपकी रोल मॉडल हो सकती है सास। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। क्या हाल है मैम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। सिद्रा वैसे आप बहुत अच्छी बात कर रही थी कि सबसे पहले तो जो है ना इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जो वो ही सबसे ज्यादा रोल मॉडल होने चाहिए, और हैं भी मुसलमानों के तो, और मुसलमानों के अलावा दीगर अफराद के दीगर जो मज़ाहिब है उनमें भी लोग रोल मॉडल हुजूर सल्लम को ही करते हैं बेशक। लेकिन जाहिर हम लोग उस लिहाज से उनकी तालीमात पे तो अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोशिश तो यही होती है कि करा जाए। लेकिन अगर दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहले लोग अपने वही बात है कि पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बनाते हैं, और पेरेंट्स जो है ना वो अपने असल में वालिदा जो है वो कह रही होती है कि तुम्हारे वालिद में ये खराबी है, और फिर वालिद कह रहे होते हैं तुम्हारी वालिदा में ये, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। ये बहुत गलत होता है। बिल्कुल रोल मॉडल होता है उसके हवाले से ही लोग कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच रुखसाना फॉर मेकिंग दैट कॉल। और आपने बहुत अच्छा एक मौजू यहाँ पे किया, उस पर भी हम ऑफलाइन बल्कि गुफ्तगू कर रहे थे कि बच्चे को आप मिक्स मैसेजेस भी दे रहे होते हैं। अगर माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है तो वो अक्सर बाप के फ्लॉस को बड़ा उजागर किया जा रहा होता है कि जी ये देखिए कितने लेजी हैं, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, गुस्से वाले हैं। और फिर बाद में जब नसीहत करने की बारी आती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो बुराई हो रही थी अब्बू की, अब एकदम से अब्बू जैसा बन के दिखाऊं तो मैं करूं तो क्या करूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और अब इस डिस्कशन अबाउट रोल मॉडल्स पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंचे हैं, एंड दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज वंडर्ड। आप ये बात तो मानते ही हैं कि पाकिस्तान की 50% आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है, लेकिन बतौर माशरा, बतौर समाज हम अपनी ख़वातीन को क्या रोल मॉडल दे रहे हैं, या उनको क्या तनबीह नसीहत करते हैं कि आपको फ़लाने खातून जैसा होना है या फ़लानी शख्सियत जैसा होना है। क्योंकि हर शख्सियत जो ख़वातीन में से पाकिस्तानी माशरे में से उभर कर सामने आती है, हम उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, हम उस पर तनकीद करते हैं, हम कोई ना कोई बात की जी देखा उसकी फैमिली लाइफ ने कितना सफ़र किया, लेकिन देखो उसके बच्चे बिखर गए, लेकिन देखो उसने एंड में कुछ नहीं पाया, उसको एंड में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इवेंचुअली वी हैव हैड, या उसका अकेलेपन, कुछ नहीं मिलता तो उसके वो एंड में देखें कितनी अकेली थी। तो यानी ये वो चीज़ें हैं जिससे हम एक्चुअली ख़वातीन को अपने माशरे में अपने एम्बिशन को, अपने ख्वाबों को फॉलो करने से रोकते हैं। एंड ऑल द वे फ्रॉम द बिगिनिंग, फातिमा जिन्ना से लेके इवन इफ़ यू कम डाउन ऑल द वे टू शारमीन अबैद चिनॉय, वी हैव क्रिएटेड अमेजिंग ट्रेल ब्लेजर्स, लेकिन फिर अपने ही माशरे में उनको वो पजीराई नहीं मिली। अलीना, अगर आपकी तरफ आऊँ बतौर एक यंग पाकिस्तानी वुमन, आपको नज़र आता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी खातून जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसको हम कहें कि ये रोल मॉडल हो सकती है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए? वेरी ऑनेस्ट नहीं। हाँ। अगर मैं देखूं, मुझे इंटरनेशनली तो बहुत रोल मॉडल्स नज़र आते हैं, लेकिन
वो रिलेटेबिलिटी जो मैं चाहती हूँ, मेरे माशरे की के मिजाज ही कुछ और हैं, मेरे माशरे की प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। एंड वी आर बारिंग रिलीजियस फिगर्स फ्रॉम दिस। हम यहाँ पे यकीनन तमाम ही मुस्लिम उम्मा के लिए हज़रत बीबी आयशा, हज़रत बीबी फातिमा, यानी ये तमाम रोल मॉडल्स हैं हमारे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग पीपल इन आवर सोसाइटी। अच्छा, हम रोल मॉडल्स की बात करें तो ये वो लोग हैं, ये हस्तियां वो हैं जिनको हम अपने अंदर उतारना चाहते हैं, जिनको हम अपनी शख्सियत में उतारना चाहते हैं, लेकिन हमें रिलेटेबिलिटी वहाँ पर मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई बीइंग अ वर्किंग वुमन, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे कोई लुकअप करने के लिए ऐसी शख्सियत चाहिए जो अपनी फैमिली लाइफ भी मैनेज करती हो, अपनी घर भी मैनेज करती हो, अपना ऑफिस भी मैनेज करते हो और साथ साथ सब कुछ लेके चले। तो जैसे हम बेनज़ीर की बात कर रहे थे, येस दैट इज, बट मॉडर्न टाइम्स में कौन मिलता है आपको ऐसा? कोई भी रोल। समा, आप क्या कहेंगी? खवातीन, जैसे अभी मैंने बात की कि हम इन हस्तियों को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, लेकिन ये है कि बेटा बात वहीं पे आ जाती है, हम उतारना नहीं चाहते, हम उनसे सिर्फ रिलेट रहना चाहते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम इतने मजहबी हैं और हमारे अप्रोच, हमारी सोच बहुत हायर है, ठीक है। और लेकिन ये है कि जहाँ पर हम आम और उन लोगों को उनको देखते हुए हम अपनी ये जैसे हम आजकल प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, जो हम काम करते हैं, हम उससे भी हम उनको देखते हुए भी अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं। लेकिन जो आज के दौर के अंदर हमने जो खातून नज़र आती हैं, जो जिनका नाम है, जिनको लोग देखते हैं, उनको हम उस अप्रोच पे लेकर ही नहीं जाते। समा, जिन हस्तियों का भी हम जिक्र कर रहे थे, उनका भी हमारा बड़ा एक सिलेक्टिव विजन है। यानी हमें ये बताया जाता है कि हज़रत बीबी फातिमा घर का तमाम काम खुद अपने हाथ से करती थी, चक्की भी पीसती थी, सफाई भी करती थी, लेकिन कभी हम जाविये को बदल के ये नहीं कहते कि वो कितनी ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम और इज़्ज़त की उनको करार दिया गया, वो डिज़र्व करती थी और उनको मिलती थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके अपने शौहर हज़रत अली से। वो वाला पार्ट हम वो नहीं, वो हम बात करते हैं। अभी वो कहते हैं, जब हम अपने मर्दों में ये बात करते हैं कि बेटियों का इतना एहतराम है, खवातीन का इतना, वो हस्तियां ही और थी। तो मैं यही कहती हूँ, जिनको सजदा है जिस शौहर को, वो हस्ती ही और होगी। लेकिन ये कि अगर हम नए रोल मॉडल की बात करें, जैसे हम जो हमारे पास काम कर रहे हैं लोग, हम उन्हें नहीं देखते। हमारी क्वीन मैरी की प्रिंसिपल हुआ करती थी, जो इस वक्त लाहौर कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन गई, उनकी प्रिंसिपल मैम बुशरा मतीन, डॉक्टर बुशरा मतीन। मैंने उनको ग्रेड 6 से देखा आपने, मैंने अपने ग्रेड 6 से देखा और मैंने उनको काम करते देखा, उनके पहनावे से लेके उनके बात करने से, मतलब उनको ईच एंड एवरीथिंग हम उन्हें देखते थे। अब गाड़ी में कैसे बैठ रही हैं, चाय कैसे पी रही हैं, और उनके बच्चे देखें। सिद्रा, सबसे बड़ी बात, उनके बच्चे मतलब इतने वेल मैनर्ड, इतने पढ़े लिखे और घर का माहौल, वो भी खातून है जो कि घर भी देख रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, वैसे थोड़ी सी, पता नहीं हमारे पास वक्त है या नहीं, कि खातून की पेशावराना सलाहियत यानी उसकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस एक तरफ, जाविया एंड में फिल्टर वही लग जाता है कि बच्चे कितने तमीज़दार हैं, घर कितना साफ है, चाय के साथ बिस्किट आते हैं या नहीं आते। लेकिन इस पे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, मैं शौकत बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्रा, मेरा आपसे बस ये एक सवाल था छोटा सा, कि मुझे आप बता दें कि आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल कौन है? एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे जिस तरह जिक्र हो रहा था ख़वातीन का, खुसूसन अगर मैं ख़वातीन के हवाले से बात करना चाहूँ तो मुझे 3 पर्सनालिटीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं। 2 उसमें से पाकिस्तानी है और एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। बचपन से ही व्हेन आई वाज डिबेटिंग, मुझे ओपरा विनफ्रे बहुत इम्प्रेसिव लगती थी। एक तो उनकी टेलीविज़न हिस्ट्री, बल्कि इनफैक्ट जब मैं मॉर्निंग शो दोबारा कर रही थी तो मैं कहीं ना कहीं ये एक कनेक्शन जोड़ रही थी कि उन्होंने भी डे टाइम टेलीविज़न शुरू किया था, विच वाज अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर हर। सो शायद मेरे लिए भी वो इतना ही लकी साबित हो। 2 अलग जो रोल मॉडल्स जो पाकिस्तानी हैं, उसमें बेनज़ीर भुट्टो एंड नाजिया हसन। आई थिंक बोथ ऑफ देम वर एक्सट्रीमली ग्रेसफुल। नो डाउट, राइट। बेनज़ीर भुट्टो का जिस तरह सब जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में रिसेंट पास्ट में अगर आजकल के खवातीन में देखा जाए तो वो हमारी खवातीन के लिए रोल मॉडल है। यानी पूरी मुस्लिम उम्मा में पहली दफा खातून का प्राइम मिनिस्टर बन जाना और अपनी बाप की वो लेगेसी को लेकर चलना। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, खवातीन के रोल मॉडल पर जरूर बात करें। मैं वही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें मर्दों का भी एक एस्पेक्ट डालना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि कोई भी जरा ऊपर ज्यादा हाईलाइट हो जाए तो हम उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। रिसेंट पास्ट में हमने देखा है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को आप यू नेम इट, आप कोई पर्सनालिटी का नाम नवाज, मलाला, शर्मीन ओबैद चुनोय, महविश हयात की बात कर लें, मेल रोल मॉडल्स की बात कर लें, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकाल के
उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। Absolutely. तो खवातीन तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर मर्दों को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। और लेकिन फिर इसका इम्पैक्ट सोचे ना मुबश्शिर, एक ऐसा माशरा जहाँ पे यूथ है और नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा सेगमेंट मौजूद है, वैसे ही जो एक नेशनल थ्रेड होता था, पहले हम कहते थे ना हम सबके बचपन एक जैसे हैं, अगर आप एक ही दिहाई में हैं, 90s 80s आपने साथ गुजारा है, सबने पीटीवी देखा, सबको अलन फ़कीर पता है, सबको शेकी पता है। हम अब उस माशरे से बहुत आगे चले गए, हर एक की एक दुनिया एक छोटे से सेलफोन में है। तो अगर इस माशरे में रोल मॉडल्स नहीं होंगे देन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री और सोसाइटी विल बी। सिद्रा, ये जो मोबाइल है ना, आई थिंक हमारी दुनिया सिमट गई है, फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन हम शायद उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे। मैं आई स्वेयर टू गॉड, हमें रोज़, आई एम श्योर मुबश्शिर कैन रिलेट टू इट एज वेल, यू कैन, हम लोग को रोज़ बच्चियों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग अस, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कपड़े बहुत अच्छे, अदायगी बहुत अच्छी है, बट नो वन एक्चुअली इंटेलेक्ट पे कोई आपकी बात नहीं करता। आपकी बात समझते क्यों? आपने अटेंशन डेफिसिट भी है, वो एक अलग अभी आपने कितनी बड़ी बात की, उन्होंने ये बात की कि हम अपनी खवातीन को मतलब बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल बना लेते हैं। हमने कभी ये बात सोची है कि जिन खवातीन को जो कि नज़र आ रही हैं, जो रोल मॉडल हैं, अपने अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे हैं, हम उनको जब कंट्रोवर्शियल बनाते हैं तो हमारी घर की बच्ची जब घर से बाहर निकलती है तो वो पहला लफ्ज़ क्या बोलती है? दुनिया ने तो बातें करनी है, मैं कुछ भी कर, वो उनका माइंडसेट बन चुका है। आपको पता है हम एक डाइवर्सिटी ट्रेनिंग करा रहे थे और उसमें सबसे पहले ये बैलेंस फॉर बेटर की बात हो रही थी। हमने कहा कि खवातीन को मौके दें कि वो मैनेजरियल पोजीशंस में आए, कॉर्पोरेट लैडर को राइज अप करें, और जस्ट फॉर अ फैक्टर कि आप इस फ्लाइट से रिलेट कर पाएँ, वहाँ पे ट्रेनर ने उस ग्रुप में बैठे हुए तमाम मर्द हजरात भी थे, खवातीन भी थी, उनको कहा कि आप ये सोचिए कि कल को आपकी बेटी, बहन या बीवी इस इदारे में अगर काम कर रही हो तो उसको किस किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए। एंड वी वर शॉक्ड के 2-3 अफराद ने ये उठकर भी कहा कि अगर मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी घर की खवातीन वहाँ काम करें। तो आई मीन जब आपका इतना रेजिस्टेंस होगा, जब आप घर से बाहर निकलने वाली खवातीन को, काम करने वाली खवातीन को एहतराम ही नहीं देना चाहते, इज्जत ही नहीं देना चाहते, तो मुझे हैरानगी है इस बात पे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि आपको बहुत इज्जत देंगे, बहुत एहतराम देंगे, आप बहुत अच्छी हैं, घर जाके बात करेंगे, मेरे साथ मेरी कुलीग्स बहुत अच्छी हैं, कैसे वो बैठती है, लेकिन अगर आप उनसे कहना अपनी बेगम को डिनर पे ले आए, बहन को साथ नहीं, वो नहीं आ सकते। मुबश्शिर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हमेशा हमारी एक रेस लगी होती है टाइम के साथ, लेकिन अगली दफा किसी भी खातून या किसी भी रोल मॉडल पे तनकीद करने से पहले ये सोचिएगा कि वो आप जैसे कितने लोगों की तनकीद को सहते हुए, सामना करते हुए बाहर निकली है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।